इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए क्लास 6 टू 8 एवं 9 टू 10 के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे, क्योंकि 111 से ही साइंस का क्वेश्चन क्या होता है, शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहता है कि सक्रिय मोड यानी एक्टिव मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एटीपी। तो याद रखना है, सक्रिय मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा जो है ये एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कितने अलग अलग घटक होते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग घटक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है और इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में जो है निम्नलिखित पदार्थ के जो है अणु पाए जाते हैं, जैसे शर्करा हुआ, ठीक है, फॉस्फेट हुआ और नाइट्रोजनी क्षार हुआ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा। तो भौतिक की परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा से व्यक्त की जा सकती है। देखिए भौतिक परिवर्तन जो है ये प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद जो है अणुओं के भीतर नए बंधन बनाते हैं। अब देखिए रासायनिक जो प्रतिक्रिया है ये द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है। चलिए देखते हैं 114। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। अब देखिए यहाँ पे है कि 114 है कि इनमें से कौन सा कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी बायोमोलेक्यूलस की अपनी दक्षता होती है। तो बायोमोलेक्यूलस की अपनी दक्षता होती है और यह जो कथन है ये जैव अणुओं के बारे में क्या है, सत्य है। अब देखिए बायोमोलिक्यूलस ऐसे अणु हैं जो जीवित जीवों के रखरखाव और चयापचय, ठीक है, प्रति प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115। अब देखिए 115 है कि जैव अणुओं के चयापचय संश्लेषण को खाली स्थान के रूप में जाना जा जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी उपचय। तो जैव अणुओं के उपापचयी संश्लेषण को उपचय के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, अपचयन जो है कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी बायोटीन। तो बायोटीन जो है सल्फर युक्त विटामिन है और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी है और रेटिनॉल विटामिन ए है। साइनो कोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और बायोटीन का रासायनिक सूत्र जो है C10 क्या होता है, C10H16H2, ठीक है, H16N2, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है C10H16N2O3S होता है। ये बायोटीन का क्या है, रासायनिक सूत्र। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। वहीं विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि आहार नाल की सबसे सबसे आम बीमारी क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सूजन। तो आहार नाल की सूजन जो है ये बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सबसे आम बीमारी है। यह संक्रमण आंत के परजीवियों जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म आदि के कारण भी होता है। छोटी आंतों में होने वाली विभिन्न रोग हैं जैसे आंत्र शोथ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और असहिष्णुता आदि। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो 118 का राइट आंसर होगा सी यानी सोडियम आयरन। तो सोडियम आयरन जो है ये सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 119 है कि किसकी उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी कैल्शियम लवण। तो कैल्शियम लवण की उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है। मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। ठीक है, और कंकाल ऊतक जो है दो प्रकार का होता है, एक तो उपस्थि एवं क्या होता है? अस्थि होता है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 है कि घ्राण उपकला में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो देखिए इसका ई ऑप्शन होगा यानी इनमें से कोई नहीं। तो घ्राण उपकला में चार प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो बेसल कोशिकाएं, दूसरा होता है सहायक कोशिकाएं, तीसरा होता है घ्राण रिसेप्टर कोशिकाएं, और चौथा होता है ब्रश सेल होता है। ठीक है, और घ्राण उपकला न्यूरॉन्स बनाने के लिए संशोधित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या क्या हो सकती है? तो इसका जो है बी ऑप्शन यानी 20 ट्रिलियन। तो किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन जो है उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या 20 ट्रिलियन हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है कि किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त या यौन संपर्क द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? उसका राइट आंसर होगा ए यानी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के संचरण का तरीका भोजन, कपड़े, खाने के बर्तन आदि के मल जो है प्रदूषण से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है ये रक्त आदान और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 123। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का सबसे सरल सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी मीथेन। तो मीथेन जो है ये कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है। वास्तव में यह एल्केन परिवार में सबसे सरल है। अब देखेंगे 124 कहता है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक को उसके अनुप्रयोग और गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो याद रखना है कि सिंथेटिक जो है पॉलीमर की को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें मानव निर्मित पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा तो बी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 126। देखिए 126 है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रकृति का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है रेडियोधर्मी प्रकृति का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि जो है ऑक्सीजन समूह 16 का सबसे गैर धात्विक जो तत्व है, कथा कि सल्फर भी एक विशिष्ट गैर धातु है और टेल्यूरियम एक जो है उपधातु है। ठीक है, क्या है, उपधातु है। तो विकल्प जो है दिए गए विकल्प में से कोई भी रेडियोधर्मी प्रकृति का नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए पोलोनियम ये रेडियोधर्मी प्रकृति का है। ठीक है, क्या है, पोलोनियम जो है रेडियोधर्मी प्रकृति का है। पोलोनियम प्रकृति में धात्विक है लेकिन इसकी अर्ध आयु कम है। ठीक है, पोलोनियम सबसे ज़्यादा जो है समस्थानिक वाला रेडियोधर्मी तत्व है और रेडियोधर्मिता की जो इकाई है ये बैकुरल होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है कि ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन अर्थात ओ को मुक्त करने में आसानी के कारण ऑक्सीजन एक शक्तिशाली क्या है, तो ऑक्सीकरण एजेंट भी है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वहीं देखिए ओजोन जो है ऑक्सीजन का क्या है, एलोट्रॉप है। ठीक है, ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। देखिए 128 है कि सीएफसी के आविष्कार से पहले किस यौगिक का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखना है सीएफसी से पहले सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में जो है किया जाता था। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए देखेंगे 129, क्वेश्चन नंबर 129 कि प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी से होने पर जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट ऐसी दवाएं हैं जो रासायनिक संदेशवाहक के व्यवहार और गुणों को दोहराती हैं और रिसेप्टर को सक्रिय करती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 130 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आँखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए कि बोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम एक पतले जलीय घोल के रूप में तैयार किया जाता है और आँखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है H3BO3। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कि परमाणु के थॉमसन मॉडल को अलग अलग नाम जैसे बेर का हलवा, तरबूज और किशमिश का हलवा मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और तरबूज के बीज ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में रहता है और तरबूज का जो लाल भाग है ये धनावेशित होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि एक खुली प्रणाली निम्न में से किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर होगा सी। तो देखिए एक खुली प्रणाली जो है परिवेश से द्रव्यमान
और ऊर्जा दोनों के हस्तांतरित की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है कि दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे क्या करेंगे। तो देखिए इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे न तो आकर्षित हैं और न ही विकर्षित करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 134, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए किसी परिपथ से जो है सी ऑप्शन, तो याद रखना किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, गति में आवेश जो है विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं और आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, विद्युत धारा का कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 135। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण का कारण है। ठीक है, तो विक्षेपण का कारण है अपवर्तन। ठीक है, क्या है, अपवर्तन। नेक्स्ट है कि एक मक्खी दूरबीन दूरबीन अभिदृश्यक पर बैठी है, दूर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कम करता है। ठीक है, तो एक मक्खी जो है दूरबीन के अभिदृश्य पर बैठी है, यह दूर स्थित एक वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब पर प्रभाव कम करता है। अब चलिए देखते हैं 137। 137 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का जो है कारण बनता है। ठीक है, कौन जो है कारण बनता है, तो इसका सी ऑप्शन, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए 137 का क्या होगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है और यह प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है बनता है। 137 138 देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी। तो इसका ए ऑप्शन, यानी यह घटता है। तो एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी, तो यह जो है घटता है। क्या होता है, घटता है। 139 देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है कौन सा है। ठीक है, असत्य कथन, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है। ठीक है, तो देखिए यानी हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है और बैल जो है ये विद्युत ध्वनि की तीव्रता का क्या है, भाग है। तो बेल जो है ये ध्वनि की तीव्रता का क्या है, तो ये मात्रक है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 140। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि 4 केजी वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करती है। इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है, तो देखिए W बराबर होता है 1/2 mv माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1W बराबर 1/2 m
इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 1/2। एम का मान कितना है 4, भी का मान है 5। ठीक है, 0 तो 5 है, 25 हो गया ना, 5 तो 25। अब देखिए ये जो है कट जाएगा, कितना होगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2, और उधर जो काटे हैं ये क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, इंटू में होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 दूनी कितना होगा, तो 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, 50 जूल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा 50 जूल। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, W बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो W बराबर 1/2 m इंटू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि एक कण पर x दिशा में एक बल जो है कार्य करता है, तो ग्राफ में दिखाएं अनुसार भिन्न होता है। कण पर जो है क्या कार्य किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देखिए, ये W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस आयत का फिर त्रिभुज का फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 1/, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 2 गुने चौड़ाई, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये 2 कट जाएगा, तो 8 प्लस 2 तो कितना होगा 10 जूल। कितना होगा 10 जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन यानी 10 जूल। ठीक है, बी ऑप्शन यानी क्या होगा 10 जूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 142 है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि, इसका बी ऑप्शन यानी किसी दिए गए तापमान जो है ये अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना किसी दिए गए तापमान जो है यह अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर यानी मात्रात्मक रूप से क्या है, तो ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, और ऊष्मा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना या स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है कि किसी पिंड के बारे में निम्न में से क्या कहा जा सकता है जो निरंतर वेग से गति कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी यह गतिशील संतुलन में है। ठीक है, तो किसी पिंड के बारे में जो है क्या कहा जा सकता है कि निरंतर वेग से गति कर रहा है, तो यह जो है गतिशील संतुलन में है। 144 है परमाणु के नाभिक परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, के परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे या किरणें उत्पन्न होती हैं। तो 144 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी गामा किरणें। ठीक है, तो पृथ्वी के नाभिक आक्रमण के खिलाफ, ठीक है, तो पृथ्वी के, तो देखिए परमाणु के जो है 144 का जो राइट आंसर है यह ए, यानी गामा किरणें। तो परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो तरंग या किरणें हैं ये गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फिर फोटोन है
जो परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब चलिए देखते हैं 145 फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है 145 का ए ऑप्शन यानी औद्योगिक क्षेत्र। तो फोटोकेमिकल स्मॉग स्मॉग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 146 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 146 का बी ऑप्शन यानी खाद्य अपशिष्ट। खाद्य अपशिष्ट जो है जैव जैव निम्नीकरणीय अम्लीय हैं। ठीक है, पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक और गैर प्लास्टिक। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 146 का बी होगा यानी खाद्य अपशिष्ट। तो खाद्य अपशिष्ट जो है जैव जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं 147। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है कि कैल्शियम पानी की किस विशेषता में योगदान देता है। तो देखिए 147 का ए ऑप्शन यानी कठोरता। तो कैल्शियम जो है ये पानी की कठोरता विशेषता में योगदान देता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 148 के निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी स्थानिक। ठीक है, तो किसी पर्यावरण के मूल संगठनों के रूप में, ठीक है, के रूप में जो है निम्नलिखित में से पर्यावरण के मूल संगठनों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये हो किसे शामिल किया गया है, स्थानिक को। ठीक है, तो स्थानिक पर्यावरण के मूल संगठकों में जो है नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। 149 है एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या है। एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ई ऑप्शन। 149 का जो है 149 का ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ई ऑप्शन। तो इकाई वेक्टर का परिमाण जो है इस, ठीक है, तो याद रखना है इकाई एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक इकाई वेक्टर का परिमाण इकाई है एक सिर्फ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी 149 का ये क्या होगा, ई ऑप्शन यानी इकाई वेक्टर का परिमाण विकल्प में से कोई नहीं होता है। एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या होता है, इकाई है, और यह सिर्फ एक वेक्टर की दिशा देता है। ठीक है, एक इकाई जो वेक्टर की कोई इकाई या आयाम नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है कि सुमेलित जोड़े की पहचान कर इंगित कीजिए। ठीक है, तो 150 का डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 150। तो देखिए कि नोकनी रोग जो है, नोकनी रोग जो है ये फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता रोग जो है ये पारा प्रदूषण से होता है। और ब्लू बेबी रोग ये जो है नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। इटाई रोग ये कैडमियम प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो 150 का जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।